22 नवंबर को इस YouTube चैनल पर हमने सोलर में लगने वाले चार्जेस के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें सबसे ज्यादा एक कमेंट हमें देखने को मिला था कि हमारे घर के हिसाब से हमें कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए जिससे कि हम कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा सोलर का फायदा उठा सकें। इस टॉपिक को लेकर के काफी ज्यादा हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स थे, तो आज इस वीडियो में हम सोलर से संबंधित आपके सारे ही डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। इस एक वीडियो को देखने के बाद में आपको दोबारा किसी की भी सोलर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अपने घर में कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, कितने किलोवाट का लगवाना चाहिए और किस तरह से लगवाना चाहिए, ताकि आपको उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जितनी ज्यादा लंबी होगी उतनी ही ज्यादा जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपने सोलर की काफी सारी वीडियोस देखी होगी, जिसमें बताया जाता है कि सोलर के 3 टाइप्स होते हैं। इतने किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके घर के लिए सही होगा, इस ब्रांड का लेना होगा, ऐसा लेना होगा, वैसा लेना होगा। देखिए, मैं शुरुआत यहां से नहीं करने वाला हूं, क्योंकि हम इस यूट्यूब चैनल पे विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण का ध्यान रखते हैं, जिस वजह से हमारा जो फोकस होता है वो सबसे पहले वो बात बताना होता है जिसके बारे में कोई नहीं बताता है, क्योंकि बाकी चीजें तो आप यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर पहले ही देख चुके हैं। इसलिए मैं इस वीडियो की शुरुआत उस पॉइंट से करने वाला हूं जिसके बारे में कोई भी नहीं बताता है। इसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि हम जो भी सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं वो चाहे जितने भी किलोवाट का हो, लेकिन वो यूनिट कितनी जनरेट करेगा। उदाहरण के लिए, यदि हम 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो वो साल भर में कितनी यूनिट जनरेट करता है, हमें इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। आपको ज्यादातर कोई भी ऐसा ही बताएगा कि आपका घर का इतना लोड है तो आप 3 किलोवाट लगवा लो, इतना लोड है तो आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लो, लेकिन इसके बारे में डिटेल में कोई नहीं बताता। अब देखिए, सोलर पैनल का जो सिस्टम होता है ये सस्ता तो होता नहीं है, काफी ज्यादा महंगे होते हैं। तो इस वजह से हम जितना भी पैसा लगा रहे हैं, क्या हमें उतना रिटर्न उस सोलर सिस्टम से मिलेगा कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अब देखिए, सोलर के जो कनेक्शन होते हैं वो 1 किलोवाट से लेकर के आपके जरूरत के हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि यदि हम 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो वो 1 महीने में या 1 साल में कितना यूनिट का जनरेशन करता है। उदाहरण के लिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि कोई भी 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम, जिसमें कि सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और बैटरी वगैरह जो भी उसके अंदर इक्विपमेंट्स यूज करें हैं, अगर वो अच्छी कंपनी के हैं और प्रॉपरली उसको लगाया गया है वेंडर के द्वारा, तो ये आपको 1 साल के अंदर लगभग 1200 से 1500 यूनिट के आसपास जनरेट करके देता है। अब देखिए, ये कुछ कंडीशंस में कम या ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर के मौसम भी डिपेंड करता है कि आप जिस भी इलाके में रहते हैं वहां पर धूप ज्यादा होती है, कम होती है, या फिर वहां पर क्लाउडी वेदर होता है या बारिश ज्यादा होती है। तो सबसे पहले तो मौसम भी डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल यदि हम कहें तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगभग 1 साल के अंदर 1200 से 1500 यूनिट का जनरेशन करता है। और यदि हम मंथली बात करें तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम 100 से 150 यूनिट के आसपास जनरेट करता है। ऐसा ही यदि हम 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो वह साल भर में 3600 से 4500 यूनिट का जनरेशन करेगा। ऐसे यदि हम 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो 1 साल में लगभग वो 6000 से 7000 यूनिट का जनरेशन करेगा। यहां पर हम यूनिट में बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे बिजली बिल आते हैं वो यूनिट खपत के आधार पर आते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर 100-110 यूनिट की खपत होगी तो महीने का बिल जो आपको आएगा वो 900 से 1000 रुपए का आएगा। तो इस वजह से हमने जो इसका पहला पॉइंट लिया है कि आपका सोलर सिस्टम साल भर में या 1 साल में या 1 महीने में कितना यूनिट का जनरेशन करता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सोलर सिस्टम हमें कितने किलोवाट का लगवाना है उसको पता करने के 2 तरीके और होते हैं। या तो आप खुद से अपने घर का लोड कैलकुलेट कर लें, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हर किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना नॉलेज नहीं होता है कि वो अपने घर का लोड खुद से कैलकुलेट करके पता कर सके कि हमें कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लेना है। इसके बाद जो दूसरा तरीका होता है वो ये होता है, जो ज्यादातर वेंडर्स भी यूज करते हैं, कि वो आपके 1 साल पहले के पूरे बिजली बिलों को देखते हैं। वो इस वजह से ही देखते हैं क्योंकि साल में 3 मौसम जो होते हैं सभी में बिजली की खपत अलग अलग होती है। इसलिए जब भी आप किसी सोलर वेंडर से कोई सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो वो आपके लास्ट 12 मंथ मतलब 1 साल के बिलों को देखते हैं, जिसके आधार पर उन्हें पता चल जाता है कि आपके यहाँ पर कितने यूनिट की कंजप्शन होता है। उसके आधार पर फिर वो आपको सोलर पैनल सजेस्ट करते हैं। अब इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि सोलर पैनल के जो सेटअप्स आते हैं वो 3 कैटेगरी में आते हैं, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। अब इसमें से हमारे लिए कौन सा सही होगा, ये सिलेक्शन करना भी काफी लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि हमारे लिए कौन सा सोलर सिस्टम सही रहेगा। इन तीनों के ही बारे में हम आपको डिटेल में इस तरह से बताने वाले हैं
कि आपको फ्यूचर में भी कभी ये सिलेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी कि हमारे घर के लिए कौन सा सोलर सिस्टम होना चाहिए। और इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ज्यादातर वहां पर लगाया जाता है जहां पर लाइट की कटौती ना के बराबर होती है, क्योंकि जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है इसके अंदर बैटरी नहीं होती है। मतलब कि दिन में आपका सोलर सिस्टम जितनी भी बिजली का जनरेट करता है उससे आपका घर का लोड चलता है और जितनी भी एक्स्ट्रा यूनिट सोलर से जनरेट होती है वो ग्रिड में चली जाती है। लेकिन किसी कारणवश अगर लाइट ऑफ हो जाती है, मतलब ग्रिड बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कोई भी काम नहीं करता है। चाहे दिन में धूप कितनी भी हो, वो कितना भी बिजली का जनरेशन करे, लेकिन वो आपके घरों तक नहीं आएगी। मतलब आपका जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है वो ग्रिड जाने की वजह से टोटली डेड हो जाता है। तो जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि इसमें बैटरी नहीं होती है, जिस वजह से जैसे ही ग्रिड ऑफ होती है तो यह सिस्टम पूरी तरह से डेड हो जाता है। यदि आपके घर में अलग से इन्वर्टर लगा हुआ है तो उससे आपके घर की लाइट जो है वो बैकअप की तरह चलेगी, लेकिन उस समय आपका सोलर सिस्टम कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का जो इन्वर्टर होता है वो इस तरह से ही बनाया जाता है कि वो ग्रिड होने पर ही काम करता है और ग्रिड बंद होने पर वो कोई भी काम नहीं करता है। वो जितनी भी बिजली का जनरेशन करेगा वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा, मतलब वो आपके किसी भी काम में नहीं आने वाली है। और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ज्यादातर शहरी इलाकों में इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वहां पर लाइट कट ऑफ नहीं होती है, मतलब बहुत कम लाइट जाती है, जिस वजह से आप अपने बिजली के बिलों को कम कर सकते हैं। तो जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है वो आपके बिजली बिलों को 30 से 40% तक को कम कर सकता है। और यदि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो ये कुछ परसेंटेज बढ़ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में कोई नहीं बताता कि सोलर सिस्टम सिर्फ दिन में काम करते हैं, मतलब कि 24 घंटे में से हमारे सोलर जो काम करते हैं वो लगभग 10 से 12 घंटे ही करते हैं। इसलिए बहुत से ऐसे वेंडर्स जो ये कहते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर से आपका बिल जीरो होगा, तो जीरो कहां से होगा? पहली बात तो उसमें कोई बैकअप नहीं है, दूसरा वो 24 घंटे में से 10 से 12 घंटे ही चल रहा है, उसके अलावा बीच में ग्रिड से कोई लाइन चली जाएगी तब भी वो डेड हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वो 24 घंटे में से 12 घंटे भी हमको पूरी तरीके से बिजली नहीं देगा, तो हम 100% बिल कम कैसे करेंगे, मतलब बिल जीरो कैसे हो सकता है? ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है जिसके बारे में कोई नहीं बताता। वो आपको ये तो बताते हैं कि ग्रिड ऑफ होने पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम नहीं करता है, और आपको ऊपर से वो ये भी बताते हैं कि आपका बिजली का बिल इससे जीरो हो जाएगा। जीरो कहां से होगा? ये तो दिन के 24 घंटे काम ही नहीं कर रहा है, तो ये जीरो कहां से कर सकता है? ये सिर्फ आपके बिजली बिलों को 30 से 40% तक कम कर सकता है, जो कि दिन का लोड अपने ऊपर ले लेगा। अगर वो एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा तब आपका ये 30-40% का रेशो जो है थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन ये पूरा 100% तक नहीं जाएगा। तो ये हुई ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की बात। अब हम यहां पर बात करेंगे हाइब्रिड सोलर सिस्टम के। हाइब्रिड सोलर सिस्टम पूरा ही ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जैसा होता है, बस इसके अंदर बैटरी सिस्टम भी होता है। और जिस तरह से ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ग्रिड जाने पर बंद हो जाता है, तो ग्रिड फेल होने की कंडीशन में भी हाइब्रिड सोलर सिस्टम का सोलर सिस्टम भी वर्क करता है, जो कि आपके पूरे घर के लोड को कवर करता है और जितनी भी एक्स्ट्रा बिजली होती है उससे बैटरी भी चार्ज होती है। अब इससे तो आप समझ गए होंगे कि यदि आप शहरी इलाकों से हैं और आपके यहाँ पे लाइट की कटौती नहीं होती है तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपके बिजली बिलों को 30 से 40% तक कम कर सकता है। वही हाइब्रिड सोलर सिस्टम का बेनिफिट ये होता है कि जहां पर विद्युत कटौती होती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहिए, क्योंकि जिस समय आपकी ग्रिड ऑफ होती है तो आपके पास सोलर भी होता है और आपके पास बैटरी भी होती है। और वहीं पर किसी भी ऑन ग्रिड कनेक्शन में अगर रात में ग्रिड ऑफ हो जाती है, मतलब लाइट बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपका ऑन ग्रिड सिस्टम टोटली डेड रहेगा, क्योंकि उसमें बैटरी सिस्टम तो है नहीं। ये फर्क होता है ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम में। और देखिए, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम पर केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना चल रही है, पीएम सूर्यग्रह योजना। उसके तहत आपको सब्सिडी दी जाती है। 1 किलोवाट के कनेक्शन पे 30,000 रुपए, 2 किलोवाट के कनेक्शन पे 60,000 रुपए और 3 किलोवाट या उससे ज्यादा किलोवाट के सोलर सिस्टम पे आपको 78,000 फिक्स्ड सब्सिडी आपको मिलती है। और इसके अलावा बहुत से राज्यों में राज्य सरकार की तरफ से भी सोलर पर सब्सिडी दी जाती है, जो कि 10, 15, 20, 25 अलग अलग होती है। वो हर राज्य में अलग अलग होती है। इसकी जानकारी आपको आपके एरिया के सोलर वेंडर ही दे पाएंगे। ये सब्सिडी के ऊपर बात हुई। और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में किसी भी तरह से कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। और उसी जगह पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और हाइब्रिड सोलर सिस्टम को आप बैंक से फाइनेंस भी कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था। और देखिए, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और हाइब्रिड सोलर सिस्टम में बिजली विभाग का नेट मीटर लगता है। आप ग्रिड से जितनी बिजली को इंपोर्ट करते हैं और आपके सोलर से जितनी एक्स्ट्रा यूनिट को आप एक्सपोर्ट करते हैं, बिजली विभाग की ग्रिड में नेट मीटर इन दोनों का ही हिसाब रखता है। हमारे घर पे जो नॉर्मल मीटर लगा होता है वो फॉरवर्ड मोड में होता है, मतलब कि आप जितना यूनिट कंजप्शन करते हैं बस वो उसके आधार पर ही आपको बिल जनरेट करता है। लेकिन जो सोलर कनेक्शन होते हैं
ऑन ग्रिड और हाइब्रिड, इसके अंदर बिजली विभाग का नेट मीटर लगता है, जिसके अंदर यूनिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का ही हिसाब रखा जाता है। इंपोर्ट वो यूनिट होती है जो आप बिजली विभाग के ग्रिड से, मतलब बिजली विभाग के खंभों से जो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंपोर्ट में शो होता है, और जितनी आपके सोलर से एक्स्ट्रा बिजली जो बनती है जो ग्रिड में एक्सपोर्ट होती है बिजली विभाग के, वो एक्सपोर्ट में शो होता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी डिटेल में बताया था। तो इस तरह से ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और हाइब्रिड सोलर सिस्टम के अंदर बिजली विभाग का नेट मीटर लगता है, और आप जितने किलोवाट का सोलर कनेक्शन लेते हैं उतने ही किलोवाट का आपका बिजली कनेक्शन होगा, और उस पर लगने वाले चार्जेस भी पर किलोवाट के हिसाब से ही होंगे। और देखिए हर राज्य में टैरिफ अलग अलग होता है, तो हर राज्य में पर किलोवाट के हिसाब से लगने वाले चार्जेस अलग अलग होते हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था। अब हम बात करेंगे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर। अब देखिए पहले मैंने यहाँ पर ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बात इसलिए की क्योंकि जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है वो अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है इसके बारे में ज्यादा कोई बताता नहीं है, क्योंकि ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो होता है उस पर बिजली विभाग का नेट मीटर लगता है, और जो भी आपको सब्सिडी मिलती है वो ऑन ग्रिड या हाइब्रिड पर ही मिलती है, जिस वजह से कोई भी सोलर वेंडर आपसे ऑफ ग्रिड के बारे में कोई बात नहीं करता है, जबकि आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होता है वो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में ही होता है। अब यहां पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए मैं आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बता देता हूं, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ग्रिड नहीं होती है, मतलब ये बिजली विभाग की ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बिजली की लाइन उसमें कनेक्ट नहीं कर सकते, आप बिजली की लाइन को भी उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, यहाँ पर नेट मीटर नहीं लगता है, जिस वजह से इसे ऑफ ग्रिड कहा जाता है। मतलब कि आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर आपका जो है नेट मीटर बिजली विभाग का नहीं लगाया जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल ज्यादातर वो लोग करते हैं जहां पर विद्युत लाइन नहीं होती, मतलब या तो आपके एरिया में लाइन नहीं है या आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहां पर बिजली विभाग की लाइन नहीं है और आपको बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। या बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि आपने किसी नई कॉलोनी या सोसाइटी में कोई प्रॉपर्टी या घर परचेज किया है, अब वहां पर आप बिजली कनेक्शन लगवाना चाहते थे, लेकिन वो कॉलोनी या सोसाइटी अभी इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, जिस वजह से आप बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे आपने 1 किलोवाट या 2 किलोवाट के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया जिसको नॉर्मली 4 से 5 हजार रुपए में लगाया जाता है, लेकिन वहां पर अगर बिजली विभाग की लाइन नहीं है और आपको कनेक्शन चाहिए तो बिजली विभाग आपको लाखों रुपए का एस्टीमेट बना करके देता है। वो कॉलोनी या सोसाइटी इलेक्ट्रीफाइड नहीं थी, तो वहां पर बिजली विभाग आपका प्लॉट जितने भी स्क्वायर फीट का होता है, अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपका प्लॉट या घर जो भी है वो 1000 स्क्वायर फीट का है, तो 1000 इंटू 70, तो इस तरह से अब उनका रेट 70, 72, 75 भी होता है। इस तरह से एक इलेक्ट्रीफाइड करने का चार्ज होता है बिजली विभाग का, जो कि पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। तो यदि आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो वहां पर बिजली विभाग जो आपसे चार्ज लेगा वो 70-72 रुपए के हिसाब से लेगा, तो आपका 1000 स्क्वायर फीट का जो चार्ज होगा इलेक्ट्रीफाइड करने का वो होगा 70,000 रुपए। इसके बाद में फिर बिजली विभाग जितना डिस्टेंस उनकी मेन लाइन से होगा उतने पोल हर 40 मीटर पर लगाता है, उसके बाद उसमें केबल और हो सकता है आपके लिए वहां पर ट्रांसफार्मर भी लगाना पड़े। तो इस तरह से बहुत से ऐसी प्लॉट या प्रॉपर्टी जो आपने किसी भी अनइलेक्ट्रीफाइड कॉलोनी, मतलब जो जहां पर बिजली विभाग की लाइन नहीं है, वहां पर आपने कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी लिया है, वहां पर आप बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो बिजली विभाग वहां पर लाखों रुपए का एस्टीमेट बना करके देता है, जो कि 2 से 2.5 लाख रुपए तक का भी हो सकता है। जबकि आपने कनेक्शन 1 या 2 किलोवाट के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसमें चार्जेस इतने लग जाते हैं, तो उससे सस्ता वहां पर यह होता है कि आप लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए में लगभग 3 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, जिसके बाद आपको बिजली कनेक्शन के बिना ही आपकी सारी विद्युत आपूर्ति हो जाती है। तो इस तरह से ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ग्रामीण क्षेत्र जहां पर विद्युत विभाग की लाइन नहीं है, या शहरी इलाकों में ऐसी सोसाइटी या कॉलोनी जहां पर इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन नहीं है, वहां पर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देता है। इसके अलावा भी आप चाहे शहरी इलाकों में भी रहते हैं और आप बिजली कनेक्शन से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। लेकिन ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में कोई इसलिए बात नहीं करता है क्योंकि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को आप कम से कम खर्चे में लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट इसका उठा सकते हैं। इस वजह से ही कोई भी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं देता है। अब देखिए, यदि आप बिजली कनेक्शन को कटवाना चाहते हैं और पूरी तरह से ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं, तो आपके मन में सवाल आता होगा कि हमें
कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है जिससे कि हम बिना ग्रिड के 24 घंटे बिजली का इस्तेमाल कर सकें। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जितना यूनिट का कंजप्शन आपको एक महीने में करना है उसका 3 गुना सोलर सिस्टम आपको लेना होगा। अब आप सोचेंगे कि 3 गुना सोलर सिस्टम क्यों लेना होगा, तो उसके पीछे सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो हमारा सोलर सिस्टम होता है वो 24 घंटे काम नहीं करता। हमें बिजली 24 घंटे इस्तेमाल करना है, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम जो है वो 24 घंटे में से 10 या 12 घंटे ही काम करेगा। अब क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम जब 10 या 12 घंटे बिजली की जनरेशन कर रहा है, और उसमें बहुत सी बार ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप बिजली का कम इस्तेमाल कर सकते हैं या कभी ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो ऑन एवरेज हमारे पास इतना बैकअप होना चाहिए जो कि 3 गुना होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 100 यूनिट महीने की खपत करना है। अब आपका रात में तो यूनिट का जनरेशन सोलर से होगा नहीं, तो आपको रात के लिए भी बैकअप रखना है, और दिन में क्योंकि सोलर तो रहेगा जिससे कि आपका लोड भी चलेगा, एक्स्ट्रा लोड अगर आपका रहता तो उससे बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। इस वजह से मैंने आपको 3 गुना कहा कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बैटरी और एक्स्ट्रा लोड हमारे पास होना चाहिए। अब हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं कि आपको एक महीने के अंदर 200 यूनिट का कंजप्शन करना है, तो उस हिसाब से आपको कम से कम 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम तो लेना ही होगा, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम तो 10 से 12 घंटे काम करेगा। इसलिए अगर हम दिन भर सोलर चल रहा है तो उस समय तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन हमारे पास रात का भी बैकअप होना चाहिए और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बैकअप भी होना चाहिए, ताकि किसी कंडीशन में, कोई इमरजेंसी में हम कोई घर पे पानी का पंप, कोई मोटर वगैरह, कोई इंडक्शन वगैरह अगर उसके ऊपर चला देते हैं तो उस वजह से एकदम से हमारा बैटरी का जो बैकअप है वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। दिन में तो देखिए सोलर चालू रहेगा तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन रात के समय में कोई हम हैवी लोड इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए रात में जो हमें ज़्यादातर बिजली लगती है वो फैन चलाने में लगती है, तो इसलिए हमारा सोलर सिस्टम, हमारी रिक्वायरमेंट अगर 200 यूनिट की है और हमारा सोलर सिस्टम अगर 5 किलोवाट का है, और उदाहरण के लिए अगर वो 500 यूनिट भी जनरेट कर रहा है, तो उससे आपका महीने भर का भी पूरा कवर हो रहा है। उसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा भी यूज कर लेते हैं, तब भी आप बिना ग्रिड के, बिना किसी परेशानी के बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना बिजली कनेक्शन के। ये फॉर्मूला होता है किसी भी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को लेकर के। तो पिछले वीडियो में जितने भी ऐसे लोग थे जिनका यह कहना था कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से दिन में तो काम हो जाएगा, रात में कैसे काम होगा, या बिना बिजली कनेक्शन के, या बारिश के समय में अगर हमारा सोलर कम जनरेशन करता है तो उससे ऑफ ग्रिड पे हम किस तरह से डिपेंडेंट होंगे। बहुत से लोगों की हमारी पिछली वीडियो पे कमेंट थी कि अगर हम बिजली कनेक्शन को हटा देते हैं और ऑफ ग्रिड पर शिफ्ट हो जाते हैं, उस कंडीशन में रात में हमारी लाइट बंद हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे। तो आपकी लाइट बंद क्यों होगी? अगर आप अपनी जरूरत से 3 गुना सोलर सिस्टम लगाएंगे तो आपको तो वैसे भी पूरा हो ही जाना है, क्योंकि दिन में 10 से 12 घंटे तो आपका सोलर काम कर ही रहा है, और आप 3 गुना सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो आपको वैसे भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रही बात बारिश के दिनों में, ठंड के दिनों में बादल की वजह से बहुत सी जगह सनलाइट कम होता है, तो उसमें लगभग 30 से 40% तक सोलर के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में गिरावट आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोलर काम नहीं करता है, सोलर बारिश में भी काम करता है, और क्लाउडी वेदर मतलब बादल होने की कंडीशन में भी सोलर पैनल जो है वो काम करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा जनरेशन 30-40% या 50% तक कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल काम करना बंद करते हैं, और क्योंकि आपका सोलर सिस्टम आपके यूजेस से 3 गुना है तो वो 50% भी वर्क करेगा, तो भी आपको ना दिन में दिक्कत आएगी ना रात में दिक्कत आएगी। ये कंसेप्ट होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को बिना बिजली कनेक्शन की लाइन के इस्तेमाल करने का, कि आप अपनी जरूरत से 3 गुना अगर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लेते हैं तो बिना बिजली विभाग के कनेक्शन के आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर डिपेंड हो सकते हैं। और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक और कमेंट सबसे ज्यादा आ रहा था कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में हम जितना भी पैसा लगाते हैं उसका रिटर्न हमें कितने समय में मिलेगा, और उसके बाद में आगे हमें कितना खर्चा इसमें और लग सकता है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो देखिए उसका भी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि सोलर सिस्टम में 3 मेन चीजें होती हैं। एक सोलर पैनल होती है, एक सोलर इन्वर्टर होता है, और बैटरी होती है। ऑन ग्रिड की अगर हम बात करें तो उसमें बैटरी नहीं होती है, लेकिन मेन चीज जो होती है वो सोलर पैनल होती है, इन्वर्टर होता है, और ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड की बात करें बैटरी, मतलब 3 कंपोनेंट इसके अंदर सबसे मेन होते हैं। अब अगर हम सोलर पैनल की बात करें तो इस पे तो नॉर्मली 25 साल की वारंटी आसानी से मिल जाती है, और अभी तो कुछ कंपनियां 30 साल तक की वारंटी दे रही है, पर मिनिमम अगर देखा जाए तो 22 से 25 साल की वारंटी तो मिलती है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और उस पर अगर आपको 25 साल की वारंटी मिल रही है तो वैसे भी तो आप उसका 2-3 साल में पैसा वसूल कर ही सकते हैं। अगर आपका कोई सोलर का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली नहीं लगाया गया और किसी तूफान में वो
डैमेज हो जाते हैं, तो उसी कंडीशन में सोलर डैमेज होते हैं। नॉर्मली सोलर में कभी भी आपको टेक्निकली फॉल्ट देखने को नहीं मिलता है, और इसके ऊपर 25 साल की वारंटी तो वैसे भी है, तो आप इसको रिपेयर या रिप्लेस तो वारंटी के अंडर में कवर कर ही सकते हैं। तो सबसे पहली बात, सोलर पे लगाया हुआ खर्चा आपको 25 साल तक रिटर्न देने वाला है। दूसरा, हम यहाँ पर इन्वर्टर की बात करते हैं। नॉर्मली किसी भी इन्वर्टर के ऊपर 2-3 साल की वारंटी आती है। आप अच्छे कंपनी का लेंगे तो किसी किसी में 3 साल से ज्यादा वारंटी में मिलती है। और जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं नॉर्मली 5 से 10 साल वो इजीली काम करते हैं। और इन्वर्टर चाहे ऑन ग्रिड हो, हाइब्रिड हो या ऑफ ग्रिड हो, अगर इसकी टोटल कैपेसिटी का आप मैक्सिमम 60% यूज करते हैं तो 10 साल तक इनको वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने एरिया के किसी भी टेक्नीशियन से इस बारे में जानकारी ले लीजिएगा कि जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं, चाहे वो ऑन ग्रिड हो, हाइब्रिड हो या फिर ऑफ ग्रिड के लिए हो, अगर उसकी मैक्सिमम लिमिट, मतलब कि कोई एक इन्वर्टर जो 1 किलोवाट का है, उसमें आप मैक्सिमम अगर 600 वाट तक का इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा का इस्तेमाल कभी कभार ही होता है, पर नॉर्मली आप 50% या 60% तक का मैक्सिमम उसके ऊपर यूज कर रहे हैं, तो उसकी सर्विस आपको लगभग 8 से 10 साल तक मिलेगी। मतलब कि हो सकता है वो उससे ज्यादा भी चले। इसीलिए मैंने आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, यदि आप बिना बिजली कनेक्शन के चाहते हैं, तो उसमें 3 गुना मैंने सोलर सिस्टम लेने का आपको इसीलिए कहा है। अगर आपका इस्तेमाल से 3 गुना ज्यादा की कैपेसिटी का आपका सोलर सिस्टम है तो वो काफी लंबे समय तक चलेगा बिना किसी परेशानी के। वो मैंने इस वजह से ही कहा है। अब तीसरा पॉइंट जो है बैटरी को लेकर के काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि इसमें बैटरी खराब होगी तो उसमें फिर से पैसा लगेगा। देखिए, अभी मार्केट में 2 बैटरियां सबसे ज्यादा चलती है। एक लिथियम बैटरी होती है और एक लीड एसिड बैटरी होती है। लिथियम बैटरी महंगी होती है, और वैसे भी इंडियन मार्केट में जितने भी अभी सोलर सिस्टम आ रहे हैं 90% लीड एसिड वाले ही आ रहे हैं। लिथियम वाले अभी बहुत कम है और वो महंगे भी ज्यादा है। लिथियम बैटरी भी महंगी होती है और लिथियम बैटरी सपोर्ट करने वाले इन्वर्टर भी महंगे होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन लीड एसिड बैटरीज होती है। और देखिए, लीड एसिड बैटरी की स्क्रैप वैल्यू ज्यादा होती है, लिथियम बैटरी महंगी भी होती है और उसकी स्क्रैप वैल्यू कम होती है। जहां पर आपको एक 150 एम्पियर की बैटरी 12-13 हजार रुपए में आ जाती है, उसकी स्क्रैप वैल्यू जो होती है वो लगभग 5-5.5 हजार रुपए के आसपास होती है। और वहीं पर हम लिथियम बैटरी की बात करें तो आपको 150 एच की बैटरी जो लगभग 17-18 हजार से 20 हजार रुपए के आसपास मिलेगी, उसकी स्क्रैप वैल्यू 1000-1200-2000 इससे ज्यादा नहीं होती है। हमने जितनी भी ब्रांड की लिथियम बैटरी का स्क्रैप वैल्यू देखी है 10-12-15% होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो मतलब लिथियम बैटरी एक तो महंगी भी आती है और इसका स्क्रैप वैल्यू भी कम होती है। वहीं पर लीड एसिड जो होती है वो सस्ती आती है और उसकी स्क्रैप वैल्यू भी ज़्यादा होती है। हालांकि जो लिथियम बैटरी होती है उसकी लाइफ लीड एसिड से थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी स्क्रैप वैल्यू कम होने की वजह से जब वो यूजलेस हो जाती है तो उसकी स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं होती और उससे हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। वहीं पर हम लीड एसिड बैटरी की बात करें तो इसके अंदर वारंटी आपको 3 साल से 5 साल के आसपास मिलती है, जिसमें कि आपकी जो बैटरी होती है 5 साल से पहले तो वैसे भी खराब नहीं होती है। वहीं पर अगर आपका सोलर सिस्टम आपकी यूजेस से 3 गुना ज़्यादा है तो आपकी बैटरी नॉर्मली 7 से 8 साल तक चल जाएगी। और उसके बाद में भी जब आप बैटरी को बेचेंगे तो स्क्रैप वैल्यू आपको 5-5.5 हजार मिलने वाली है। तो दोबारा से जब भी आप बैटरी खरीदेंगे तो वही 12-13 हजार की बैटरी में से 5-5.5 हजार तो आपको स्क्रैप वैल्यू में मिल जाएगा। तो इस वजह से लीड एसिड बैटरी जो होती है ये ज्यादा फायदेमंद होती है। अब यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन हम खर्चे को लेकर के भी कर लेते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर यदि हम ग्रिड नहीं लेते हैं और हम पूरी तरह से ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर डिपेंडेंट है, तो वहीं पर जैसा कि हमने बात करी अभी कि सोलर पैनल्स के ऊपर हमें 25 साल की वारंटी है, तो 25 साल तक हमें सोलर सिस्टम का कोई टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद में इन्वर्टर की यदि हम बात करें तो आपके यूजेस से 3 गुना ज़्यादा आपने अगर सोलर सिस्टम लगा रखा है तो उसमें भी आपको इन्वर्टर लगभग 8 से 10 साल तक बिना किसी परेशानी के चलने वाला है। और एक बैटरी से रिलेटेड एक बात मैं आपको इसमें बताना भूल गया कि एक नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी और सोलर इन्वर्टर की बैटरी में डिफरेंस होता है। जो नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी होती है वो कम एम्पियर पर चार्ज होती है और जो सोलर की बैटरियां होती है उसे हम ज़्यादा एम्पियर पर चार्ज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम जो होता है वो दिन में काम करता है, रात में काम नहीं करता है। तो दिन में जितना भी समय हमारा सोलर सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंसी से जो काम करता है उस कम से कम समय में अपनी बैटरी को फुल चार्ज करना होता है ताकि हम रात में उसका इस्तेमाल कर सकें। इस वजह से आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर सोलर बैटरीज का इस्तेमाल करना है जो कि ज़्यादा एम्पियर पर चार्ज होती हैं। किसी भी बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग लाइफ होती है, मतलब कि वो कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज की जाती है उसके बाद में उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो इस वजह से जो सोलर बैटरीज होती है उनकी लाइफ नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी से ज़्यादा होती है, मतलब उनकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा एम्पियर पर चार्ज होती है। इसलिए आपको अपने ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, यदि आपने ग्रिड नहीं लगवा रखा है या ग्रिड लगवा भी रखा है, तब भी आपको सोलर बैटरी का इस्तेमाल करना चाहिए। उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके से जो हमने कैलकुलेशन किया, अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 3 से 4 साल में जितना बिजली का बिल भरते हैं
उतना आपका सोलर सिस्टम के पैसे में कवर हो जाएगा। उसके बाद में लगभग 3 से 4 साल बिना किसी खर्चे के आप उसी सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में हो सकता है कि आपको बैटरी चेंज करना पड़ जाए, जिसके लिए स्क्रैप वैल्यू के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो लगभग 30-40% तो आपकी पुरानी बैटरी से रिकवर हो जाएगा और उसके बाद में आप जो नया बैटरी लेंगे उससे दोबारा से फिर आप 7-8 साल तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा जिसके बारे में कोई नहीं बताता है, जितने भी जो इन्वर्टर्स आते हैं उनको जब भी आप खरीदने जाते हैं तो जो शॉपकीपर्स होते हैं या अगर आप ऑनलाइन भी कोई सर्च करते हैं तो वहां पर इन्वर्टर की कैपेसिटी जो होती है वो VA में बताई जाती है, वोल्ट एम्पियर में बताई जाती है, जो कि वॉट के कंपैरिजन में कम होती है। अब VA और वॉट के डिफरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि VA और वॉट दोनों में डिफरेंस होता है। यदि आप 1000 VA का इन्वर्टर लेकर के आ रहे हैं ये सोच करके कि आप 1 किलोवाट का इन्वर्टर लेकर के आ रहे हैं, तो आपसे बहुत ही बड़ी गलती हो रही है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि VA और वॉट में डिफरेंस होता है। VA और वॉट का डिफरेंस समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं यहां पर माइक्रोटेक के एक इन्वर्टर का उदाहरण आपको दे रहा हूं। माइक्रोटेक का एक इन्वर्टर आता है जो कि सोलर PCU 1235 मॉडल नंबर इसका होता है, और इसका जो VA मतलब इसकी जो कैपेसिटी है, इसके आप ऑनलाइन स्टोर पर चेक कीजिएगा 935 VA। अब इस हिसाब से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये 935 वॉट का है, जबकि VA और वॉट दोनों अलग अलग होते हैं। 935 VA का मतलब ये होता है लगभग ये 600 से 650 वाट का है। आप इसकी वेबसाइट पर चेक करेंगे, माइक्रोटेक की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो क्लियरली यहां पर मेंशन किया हुआ है कि ये 935 VA का है और मैक्सिमम लोड कैपेसिटी इसकी जो है वो 600 से 650 मतलब 660 के आसपास वेबसाइट पर शो की हुई है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और देखिए जितने भी जो इन्वर्टर होते हैं उसके ऊपर वॉट मेंशन नहीं किया जाता है, वहां पर VA मेंशन किया जाता है, जिसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है, हमारे घर में जो करंट होता है वो AC करंट होता है, और बैटरियों में जो करंट होता है वो DC करंट होता है, और सोलर से भी जो जनरेशन होता है पावर का वो भी DC करंट होता है। तो हमारे घर में जो हम AC से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण जो इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा वॉट लिखा होता है। जैसे कि एक ट्यूबलाइट है वो 24 वाट की है, या फिर जो फैन होता है वो 60 वाट का, 80 वाट का, इस तरह से, या इसके अलावा कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक के किसी भी उपकरण को देखते हैं तो उसके ऊपर वॉट मेंशन होता है। तो जो भी हम AC करंट का जो भी लोड का जो कंजप्शन होता है उसको वॉट में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन क्योंकि जो हमारा सोलर पैनल होते हैं वो DC करंट पर काम करते हैं और बैटरी होती है वो भी DC करंट की होती है, तो जो इन्वर्टर होता है वो DC करंट से AC करंट को बनाता है। इस वजह से अब उस इन्वर्टर के अंदर हम जो लोड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी 3 कैटेगरी में होता है। एक होता है रेजिस्टिव लोड, एक होता है कैपेसिटिव लोड, और एक होता है इंडक्टिव लोड। उसके अंदर जो वॉट का कंजप्शन होता है वो अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए मैं रेजिस्टिव लोड की अगर बात करूं तो जितने भी जो बल्ब हीटर वगैरह होते हैं रेजिस्टिव लोड में आते हैं, जिसमें कि एक फिक्स वॉट का करंट का वो कंजप्शन करते हैं। वहीं पर यदि हम इंडक्टिव लोड की बात करें, जैसे कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं या कोई मोटर होती है या कोई फैन वगैरह होते हैं, ये इंडक्टिव लोड पर होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी पानी के पंप की बात करें, पानी के पंप के ऊपर जितना लोड पड़ता है तो वो उस हिसाब से पावर को खींचता है, और उसके ऊपर लोड कम रहता है वो लोड कम कंजप्शन करता है। इस तरह से जो लोड होते हैं वो 3 कैटेगरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और इंडक्टिव लोड। तो इस वजह से जो इन्वर्टर होते हैं उनके अंदर आपको VA शो किया रहता है, जिसे वोल्ट एम्पियर कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक माइक्रोटेक के इन्वर्टर का उदाहरण दिया जो कि वेबसाइट पे 935 VA का मेंशन है, तो बहुत सी बार इसको जो जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज नहीं होता है वो ये सोचते हैं कि ये 935 वाट का है, लेकिन जब वो उसके ऊपर लोड देना स्टार्ट करते हैं तो वो 600 650 वाट पर आता है, तो उस पर ओवरलोड का इंडिकेटर ऑन हो जाता है, जिस वजह से उन्हें ये लगता है कि हमारा लाइन में कोई फॉल्ट है या हमारा सोलर सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि VA और वॉट दोनों अलग अलग होते हैं। हालांकि ये दोनों उसके इन्वर्टर के पीछे मेंशन किए हुए होते हैं, या आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो VA के साथ में कहीं ना कहीं उसकी टेक्निकल डिटेल्स के अंदर आपको वहां पर वॉट मेंशन किया होगा। तो इस तरह से यदि आपको 3 किलोवाट का इन्वर्टर लेना है ऑफ ग्रिड का, तो आपको कम से कम 4000 VA का इन्वर्टर लेना होगा। हमारे बहुत से व्यूअर ने कमेंट्स किया था कि सर मैं 1000 VA का इन्वर्टर लेकर के आया था, लेकिन ये 500 से 600 वाट से ज्यादा का लोड जो है वो नहीं उठा पाता और इसके अंदर ओवरलोडिंग का जो है इंडिकेशन आने लगता है। तो वो इस वजह से आता है क्योंकि हमारा इन्वर्टर DC वोल्ट से AC को बना रहा है, जिसमें कि थोड़ा इक्वेशन चेंज हो जाती है लोड के अकॉर्डिंग, उस वजह से वहां पर VA को मेंशन किया जाता है। हालांकि ये एक टेक्निकल टॉपिक है, अगर इसको भी मैं VA और वॉट को समझाने लगा तो 1 घंटे से ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो जाएगा। इसको हम टेक्निकली किसी और वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा
कि आप जब भी कोई इन्वर्टर लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो VA मेंशन किया जाता है, वहाँ पर वॉट भी मेंशन किया जाता है। तो आपके घर का लोड जो है वो वॉट के अकॉर्डिंग यूज में आता है। इसलिए आपको यदि 1 किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए और आप 1000 VA का इन्वर्टर ला रहे हैं तो वॉट में वो 600 650 वाट का होगा। यदि आपको 1 किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए तो आपको कम से कम 1400-1500 VA का आपको इन्वर्टर लेना होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमने तीनों ही सोलर सिस्टम के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट आता है वो होता है वेंडर। जब भी आप ऑन ग्रिड या हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना जा रहे हैं तो आपको वेंडर की जरूरत होगी, क्योंकि यदि आपको सब्सिडी चाहिए, नेट मीटर लगवाना है, तो ये सारे ही काम आपका वेंडर करता है। अब वेंडर को लेकर के भी बहुत से ऐसे डाउट्स होते हैं जिनके बारे में कोई नहीं बताता है या जिनको पता ही नहीं होता है। वो किसी भी वेंडर के पास कुछ भी काम करवा लेते हैं, बाद में उन्हें दिक्कत होती है। फिर वो यही सोचते हैं कि ये PM सूर्य ग्रह योजना के अंतर्गत हमारे साथ कोई स्कैम हो गया या कोई फ्रॉड हो गया, जबकि वो आपका वेंडर सिलेक्शन की गलती की वजह से होता है। तो जब भी आप हाइब्रिड या ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं तो वेंडर से रिलेटेड आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप इसमें से किसी भी पॉइंट को मिस कर जाएंगे तो आगे चल करके आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वेंडर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उनको आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि जब भी आप किसी सोलर वेंडर का सिलेक्शन करते हैं तो वो भारत सरकार से अप्रूव्ड होना चाहिए। मतलब कि जितने भी ऐसे वेंडर जो PM सूर्य ग्रह योजना के पोर्टल के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, मतलब ऑथोराइज्ड हैं PM सूर्य ग्रह योजना से, उनसे ही आपको ऑन ग्रिड या हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है। अगर आप किसी भी अनऑथोराइज्ड वेंडर से अपना सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो हो सकता है आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। 99% केसेस में आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके बाद में दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि आपने अपने एरिया में कोई भी अच्छा सोलर वेंडर सर्च कर लिया है और वो ऑथोराइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एस्टीमेट। जैसे कि आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं या 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो उसमें टोटल कितना खर्चा आएगा उसका पूरा एस्टीमेट आपको बनवा करके उनसे लेना है। बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि वेंडर पहले आपको बोलता है कि आपको 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन जब वो आपके यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं तो वो कुछ भी बहाना बनाते हैं कि आपके यहाँ पर हाइट की दिक्कत है, शेडो की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेंथ ज़्यादा है, वायर ज़्यादा लगेगा। इस तरह के बहुत से बहाने बनाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी वेंडर को अपने होम विजिट करवाते हैं तो उसका पूरा एरिया दिखाइए, उसके बाद में उससे एस्टीमेट बनवाइए। और एक बार एस्टीमेट बनने के बाद में आपको उससे 1 रुपया भी ऊपर नहीं देना है। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी वेंडर को लेकर के, जिसके बारे में कोई ध्यान नहीं रखता है। 50% से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा देखा गया है कि उन्हें पहले कुछ खर्चा बताया गया था और बाद में वेंडर ने कुछ एडिशनल खर्चा, एडिशनल प्रॉब्लम बता करके एडिशनल चार्जेस उनको लगा दिए और उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं होता है, वो अलग से आपसे पैसा लेते हैं। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि यदि आपने एक ट्रस्टेड वेंडर ढूंढ लिया है जो कि भारत सरकार से अप्रूव्ड है, वो ऑथोराइज्ड है, तो सोलर सिस्टम लगवाने से पहले आप अपनी लोकेशन पर उनको लेकर के जाइए, उसका पूरा एस्टीमेट बनवाइए और एस्टीमेट में कितना अमाउंट है और जितना भी अमाउंट आप पे करते हैं उसकी रसीद आपको जरूर लेना है। यदि आपने पेमेंट 1 लाख रुपए का किया है और रसीद आपके पास 50,000 रुपए की है तो पहला फ्रॉड तो आपके साथ वहीं हो चुका है। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका वेंडर है वो आपकी सोलर पैनल किस ब्रांड की लगा रहा है, आपका इन्वर्टर किस ब्रांड का लगा रहा है, अगर आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो बैटरी किस ब्रांड की लग रही है, किस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी वारंटी है, कितनी गारंटी है, उन सभी के वारंटी गारंटी कार्ड आपको लेना है। टोटल एस्टीमेट के अमाउंट का जितना आप पेमेंट करते हैं उतना ही अमाउंट का आपको बिल भी लेना है। तो इसलिए फ्यूचर में कभी भी हमारे सोलर पैनल, इन्वर्टर या बैटरी से रिलेटेड कोई भी हमें वारंटी गारंटी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो वो वारंटी कार्ड से ही कवर होंगे। और जो चौथा पॉइंट होता है वो टैक्सेस से रिलेटेड होता है कि आप जो सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं उसमें आपको कितना टैक्स लग रहा है और इससे रिलेटेड आपको सारे ही डॉक्यूमेंट जो है, एग्रीमेंट वगैरह है, वो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाना है। क्योंकि इसमें आपका जो सोलर वेंडर है उसकी तरफ से आपको जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं उससे रिलेटेड आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट्स होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत सी बार जो सोलर वेंडर्स आते हैं लगाते समय तो वो आपको बहुत सारे बताते हैं कि ये बेनिफिट है, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन बाद में जब कोई दिक्कत आती है
तो उनके सर्विस वारंटी को लेकर के प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आपको वेंडर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारियां उनसे पूरी तरह से लेनी होंगी कि जब भी हमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना है, कोई जानकारी लेना है, तो हम आपसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका हेल्पलाइन नंबर, ईमेल या कोई ऑफिस, जहां तक कोशिश कीजिएगा आप जिस भी वेंडर से लगवा रहे हैं आपके लोकल एरिया में उसका ऑफिस होना बहुत जरूरी है। कोई ऐसा बड़ा वेंडर है मतलब जिसके ऑल ओवर इंडिया में काम चल रहा है, तो उसका हेल्पलाइन नंबर आपके पास होना चाहिए, ताकि कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको होती है तो आप कम से कम उनसे कांटेक्ट तो कर सकें। यदि आप किसी अनऑथोराइज पर्सन से लगा लेते हैं और आप उसको पूरा पेमेंट कर देते हैं बिना किसी एग्रीमेंट और बिलिंग के, तो वो इस तरह से गायब होगा कि दोबारा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। और बहुत से ऐसे व्यूअर्स थे जिन्होंने हमारी अलग अलग वीडियोस पे कमेंट किया था कि सर वेंडर ने हमसे पूरा पैसा ले लिया, हमें अब ये दिक्कत आ रही है, या हमारा ये काम नहीं किया, या हमारी सब्सिडी रुकी हुई है। वो इस वजह से रुकी होती है कि आप सबसे पहली बात तो एक अनऑथराइज्ड वेंडर से काम करवाते हैं, उसके बाद में आप ना ही कोई एस्टिमेट बनवाते हैं, ना ही कोई एग्रीमेंट बनवाते हैं, ना ही कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए आप पेमेंट करते हैं, ना ही उनका कोई बिल लेते हैं, ना कोई वारंटी कार्ड लेते हैं, ना ही उनके सर्विस से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट बनवाते हैं। इन सभी बातों को अगर आप इग्नोर कर देते हैं या इनमें से किसी भी पॉइंट को अगर आप इग्नोर कर देंगे तो आगे चल करके आपको बहुत ही बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम बहुत से ऐसे लोगों से मिले हैं जिनके यहाँ पर सोलर सिस्टम लगाए गए, उसके बाद में दिक्कत आने के बाद में वेंडर की तरफ से किसी भी तरह से कोई सपोर्ट उनको नहीं मिला। उनका हेल्पलाइन नंबर बंद हो चुका, अगर किसी का पर्सनल नंबर था तो वो नंबर उनको बंद मिलता है, हेल्पलाइन नंबर पर उनको कोई मदद नहीं मिलती है। और बहुत सी जगह ऐसा भी होता है क्योंकि उन्होंने किसी ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू किसी वेंडर से लगवाया था, तो उस वेंडर का ऑफिस ही उनके पास नहीं है, ना ही कोई कॉन्टेक्ट डिटेल है, तो सर्विस और वारंटी से रिलेटेड भी उनको बहुत सारे इश्यूज फेस करने होते हैं। इसलिए हमने वेंडर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको बताए हैं, इन सभी पॉइंट में से आप किसी एक को भी मिस कर जाते हैं तो भविष्य में आपको प्रॉब्लम आएगी, 101% आएगी। ये तो हुई वेंडर के ऊपर बात। अब सबसे आखिरी में सबके मन में एक ही सवाल होगा कि हमें कितना पैसा लगाना होता है कितने किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कितने का होता है, हाइब्रिड सोलर सिस्टम कितने का होता है, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कितने का होता है। तो इस सोलर सिस्टम की कीमत को लेकर के मैं बहुत ही ईमानदारी से आपसे बात करूंगा, क्योंकि देखिए मैं इस वीडियो में ना ही किसी सोलर के ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूं, ना ही मैं किसी वेंडर को प्रमोट कर रहा हूं, इसलिए मुझे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। इस यूट्यूब चैनल को मैंने बनाया है विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए। एक विद्युत उपभोक्ता के लिए क्या जरूरी है मैं इस यूट्यूब चैनल पर वही बताता हूँ। इसमें मैंने जितनी भी बातें बताई वो एक विद्युत उपभोक्ता, खासकर जो सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, मेरा फोकस उसी के ऊपर था। ना ही मुझे किसी वेंडर का डर है, ना ही मुझे किसी ब्रांड का डर है। अगर कोई अच्छा ब्रांड होता है, कोई अच्छा वेंडर होता है, तो इसके बारे में मैं फ्यूचर में बात करूंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में मैंने ना किसी ब्रांड के ऊपर फोकस किया, ना किसी वेंडर के ऊपर फोकस किया, ना ही ये किसी भी तरह से कोई प्रमोशनल वीडियो है। तो इसलिए इसमें मैं प्राइस को लेकर के आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कोई भी यूट्यूबर या सोशल मीडिया पे कोई भी इन्फ्लुएंसर जो सोलर को प्रमोट कर रहा है वो इस बारे में नहीं बताता है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। देखिए सबसे पहली बात, जितना मैं सोलर के मार्केट को भी जानता हूं, मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहता हूं। यहाँ पर अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूं जिनके यहाँ पर सोलर सिस्टम लगे हैं, तो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम 1,70,000 रुपए से 2 लाख रुपए के आसपास लगे हैं। और वहीं 3 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो वो लगभग 2.25 से 2.5 लाख रुपए के आसपास लगे। 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की बात करें तो 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए, और 5 किलोवाट का ही हाइब्रिड सोलर सिस्टम 3 लाख से 3.25 लाख रुपए के आसपास। ये अमाउंट जो मैं आपको बता रहा हूं ये उन सोलर यूजर्स का बता रहा हूं जिनसे मैं पर्सनली मिला हूं। मैं यहां पर एक बी फ्रेंकली, मतलब जिस तरह से हम अपने किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से बात करते हैं, मैं उसी बिहाफ पर आपको एक अमाउंट के बारे में बता रहा हूं कि नॉर्मली मार्केट में भी ये रेट चल रहा है। लेकिन अगर हम इसकी सच्चाई के पीछे की बात करें तो एक 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जिसके लिए मार्केट में लगभग 1,70,000 से 2 लाख रुपए जो पैसे लिए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा लिए जा रहे हैं। मैंने जो अभी आपको प्राइस बताया ये मार्केट में चल रहा है और अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग प्राइस हो सकता है। अब नॉर्मली क्योंकि अगर कहीं पर 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम किसी स्टेट में अगर 2 लाख रुपए में लग रहा है, अब उनको 78,000 की सब्सिडी मिल रही है, और अगर किसी राज्य सरकार की तरफ से भी अलग से सब्सिडी मिलती है जो कि 10-15,000 या 20,000 17,000 इस तरह से होती है, तो देखा जाए तो उनको वो 2 लाख रुपए का सिस्टम जो होता है वो लगभग 1.25 लाख रुपए का पड़ता है। इस तरीके से ही ज्यादातर
अभी पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में इस तरह से सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से मैं कहूं तो यह प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सब्सिडी के लालच में आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि एक सोलर पैनल जो आपके घर पर लगाई जा रही है वो ऑनलाइन मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में कितने की मिल रही है। आपको जो इन्वर्टर लगाया जा रहा है वो ऑनलाइन मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में कितने का मिल रहा है। आप इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जितने भी जो वेंडर्स होते हैं वो आपको सब्सिडी का लालच देते हैं, और इसी वजह से ही आप सब कुछ भूल जाते हैं कि आप अगर 2 लाख रुपए का भी सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, भले आपको उसके अंदर केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रही है, जिसमें कि आपको 2 लाख रुपए का अमाउंट 1,10,000, 1,20,000 या 25 से 30,000 रुपए तक आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो आपका इन्वेस्टमेंट तो 2 लाख रुपए का ही हुआ। और ईमानदारी से मैं यदि आपको बताऊं तो जो सोलर सिस्टम आप 1,90 या 2 लाख रुपए में लगवा रहे हैं ऑन ग्रिड 3 किलोवाट का, वो आप अगर ऑफलाइन मार्केट से उन सभी चीजों को परचेस करेंगे तो आपको 1 लाख रुपए से भी कम में मिल जाएगा। मतलब कि जो मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि आपको जितनी सब्सिडी मिलती है और जितने आपके ऊपर टैक्स लगते हैं, वही आपका सोलर सिस्टम का एक्चुअल प्राइस है। मतलब सब्सिडी मिलने के बाद, टैक्स देने के बाद जो आपने 1.25 लाख रुपए का अमाउंट दिया है वही उसकी एक्चुअल प्राइस है, बल्कि वो ज्यादा ही है। अगर आप प्राइस से रिलेटेड डिटेल्स में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट्स कीजिएगा। सोलर सिस्टम के प्राइस को लेकर के मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको जानने में आसानी हो कि जो सोलर सिस्टम आप 2-2 लाख रुपए में 3 किलोवाट के लगवा रहे हैं, उसे आप 1 लाख रुपए या उससे कम में भी लगवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपको सब्सिडी का चूर्ण दे दिया जाता है तो आपका पूरा फोकस वहां से हट जाता है। इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये आपका पैसा है और आप जहां लगाना चाहें आप इस पैसे को लगा सकते हैं। और पिछली वीडियो जो हमने सोलर के ऊपर बनाई थी, जिसमें हमने उसके ऊपर लगने वाले चार्जेस के ऊपर बात की थी, उसमें बहुत से लोगों का ये कहना था कि आप सरकार के खिलाफ वीडियो बना रहे हो। सरकार ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है, जिस वजह से वो सोलर पैनल्स लगा रही है, और क्योंकि सरकार को ही यूनिट महंगी मिलती है तो सरकार आपको ज़्यादा रेट में आपसे कैसे ले सकती है। आपने वो जो वीडियो बनाई है वो गलत बनाई। तो मैं उन लोगों को इस वीडियो में जवाब देता हूँ कि देखिए, एक आम इंसान जो मेहनत करके पैसा कमाता है, अपने घर को चलाता है, वो टैक्स भी भरता है। अब जरूरी ये नहीं कि जो इनकम टैक्स की फाइल मेंटेन करता है वही टैक्स भर रहा है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है। आप एक 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स लगता है, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और जो इनकम टैक्स की प्रोफाइल मैनेज करते हैं वो तो टैक्स भर ही रहे हैं। तो एक आम इंसान जो गरीब हो या अमीर हो, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी भर रहे हैं। और क्योंकि सरकार की इनकम टैक्स से होती है तो हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स दोनों भर रहे हैं। तो सरकार के लिए हम अपनी जिम्मेदारी तो निभा ही रहे हैं। लेकिन जो ग्रीन एनर्जी के नाम पे सोलर के बिलों में जो फिक्स्ड चार्जेस कुछ राज्यों में ज्यादा लगाए जा रहे हैं, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। एक तरफ तो आप ये बोलते हैं कि हम पीएम सूर्य ग्रह योजना से आपको मुफ्त बिजली देंगे, बिजली का जो आप एक्स्ट्रा बिजली दोगे उसका पैसा देंगे। वो सभी जानकारियां मैंने पिछली वीडियो में बताई कि ये सिर्फ एक जुमला है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। कभी भी आप सोलर सिस्टम के लिए, एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए यदि आप 2 लाख रुपए लगा करके सोलर सिस्टम लगा रहे हैं और सरकार को 2 रुपए 15 पैसे में बिजली बेच रहे हैं, और ऊपर से आप ये चाहते हैं कि वो सरकार जो हमसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लेती है, 1760 चीजों में हमको टैक्स लगते हैं, इतना सब सरकार को देने के बाद भी बिजली के बिल का लोड भी हम अपने ऊपर ले लें, इतने बेवकूफ तो हम नहीं है। हम सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ बिल्कुल वीडियो बनाएंगे। अगर सरकार कोई अच्छा काम करेगी तो हम उसकी तारीफ करेंगे। सरकार जो सोलर पर सब्सिडी दे रही है, हम उसकी तारीफ करते हैं कि सरकार का एक अच्छा कदम है ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। आप जो सब्सिडी दे रहे हैं उससे वो लोग भी सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं जो नहीं लगवा सकते। लेकिन 1 लाख रुपए की चीज 2 लाख रुपए में मिल रही है और उसमें टैक्स भी लग रहा है, उसके बाद में आप सब्सिडी दे रहे हो, तो ये तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। या तो आप उसको एक्चुअल प्राइस ही उसका 1 लाख कर दो, सब्सिडी मत दो, मार्केट में उसका रेट कम कर दो, टैक्स कम कर दो, वो चीज ऑटोमेटिक 1 लाख रुपए पे आ जाएगी। जो चीज मार्केट में 1 लाख रुपए की मिल रही है उसका रेट बढ़ा करके फिर उसके ऊपर टैक्स और सब्सिडी वसूल करके उसी में से फिर वो पोर्शन आप निकाल करके दे रहे हो, ये कहां की बुद्धिमानी हुई। आप उस चीज को सीधे ही 1 लाख रुपए में बेचो, उसके ऊपर टैक्स कम कर दो, सब्सिडी देने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो पिछली वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था आपने सरकार के खिलाफ वीडियो बनाया। मैं एक आम इंसान जिसके जेब पर 1760 टैक्स लग रहे हैं, उसके बाद हम सोलर पैनल लगवाए वो भी डबल कीमत पे, उसके बाद भी हम सरकार को 2 रुपए 15 पैसे में बिजली बेचे। क्यों? क्योंकि आपने हाइब्रिड और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे अपना नेट मीटर लगा रहा है, हमने पैसा भी लगाया, हम ग्रीन एनर्जी को प्रमोट भी कर रहे हैं, उसके बाद आपने उसके ऊपर नेट मीटर भी लगा दिया और वहां पर भी बिजली विभाग और सरकार की मनमानी चल रही है। मेरा भारत महान।
इतने बेवकूफ हम तो नहीं है। और देखिए सोलर से रिलेटेड मैंने लगभग सारी ही जानकारियां इस वीडियो में देने की कोशिश करी है। उसके अलावा बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अभी भी इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किया। यदि मैं अगर इस वीडियो में कवर करता तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए इसमें जितने भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उनको अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस में कवर करूंगा। और खासकर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, इसको मैंने इस वीडियो में अभी पूरा कवर नहीं किया है। जितने भी ऐसे व्यूअर्स थे जो ये कहते थे कि हम पूरी तरह से बिजली कनेक्शन को हटाना चाहते हैं, बिजली भाग से मुक्ति पाना चाहते हैं और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में हमें विस्तृत जानकारी में वीडियो चाहिए, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, जिससे पूरे भारत के लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है बिजली बिलों में लगने वाले फिक्स्ड चार्जेस और बिजली विभाग की मनमानी से। तो मेरे उस ऑफ ग्रिड के वीडियो के लिए आप इंतजार जरूर कीजिएगा। और 22 नवंबर को जो हमने वीडियो अपलोड करी थी, उस वीडियो पे आप सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए, हमें बहुत कुछ उसके अंदर सीखने को मिला। उसमें बहुत से अच्छे कमेंट्स भी आए, बहुत से हेटर्स के भी कमेंट्स आए, और जितने भी जो हेटर्स के कमेंट्स, जो खासकर जहरीले कमेंट्स थे, उन सभी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। और उस वीडियो का नेक्स्ट 4 to 5 पार्ट और बनेंगे। मतलब कि जो 22 नवंबर को मैंने सोलर चार्जेस के ऊपर वीडियो अपलोड किया था, उसमें बहुत से ऐसे कमेंट थे जो और भी ज़्यादा जानकारी चाहते थे, क्योंकि वो वीडियो का ड्यूरेशन था 49 मिनट का। तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका था, उसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जिनको मैं कवर नहीं कर पाया था। तो आगे आने वाली वीडियो में उन सभी पॉइंट्सों को कवर करने वाला हूँ, और उस वीडियो के लगभग 4 से 5 पार्ट अभी और आने वाले हैं, क्योंकि उसमें तो हमने अभी शुरुआत ही की थी चार्जेस की, अभी बहुत कुछ बाकी था जो उस वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए थे। तो उसके लिए मैं अलग से 4 से 5 वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मैं उन सभी पॉइंट्स को कवर करूंगा। और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगा, काफ़ी ज़्यादा समय लगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आपके जो भी सवाल हैं इस वीडियो पे आप कमेंट्स कीजिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब जरूर देता हूं। पर्सनली यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है। और हमारी वेबसाइट बिजलीफोरम.com पर आप 1 क्लिक पे कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे द्वारा कॉल आता है। और वैसे भी आप हमारी किसी भी वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, हम हर एक कमेंट का जवाब तो वैसे भी देते ही हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।